यूपीएससी का एग्जाम बहुत लोगों की किस्मत बदल देता है। लेकिन उस पूरी किस्मत बदलने की कहानी में अगर कोचिंग को हटा दिया जाए, साइड कर दिया जाए, तब कैसे आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस देख चुका हूँ जहाँ पे कैसे भी तैयारी करने के बारे में जो वीडियो बनाए जाते हैं उसमें कोचिंग की ज़रूरत को डाल दिया जाता है। मुझे ये लगता है कि यूपीएससी की तैयारी या किसी भी एग्जाम की तैयारी में सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और वो बच्चे जो खुद से यूपीएससी एग्जाम निकालना चाहते हैं, उनके लिए कौन सा बेस्ट तरीका होगा वो बताने की कोशिश करेंगे। ईमानदारी से बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से और मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। मैंने 2 बार मेंस लिखा है, फिर यूपीएससी कोचिंग में पढ़ाया भी है। वो सारे एक्सपीरियंसेस के साथ मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करना। हो सकता है आपके तरीके थोड़े से डिफरेंट हो, लेकिन ज़्यादातर यही तरीके होते हैं जो लोग एग्जाम निकालते हैं। मैं बहुत सारे लोगों के साथ रह चुका हूँ जिन्होंने एग्जाम निकाला है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इन एग्जाम को कैसे टैकल करना है उसके बारे में बातें करी। अब सबसे पहली बात जो होती है वो होती है कि यूपीएससी की एग्जाम किन लोगों को देना चाहिए, किनको नहीं देना चाहिए। ये सवाल बहुत लोग टैकल नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि सब चाहते हैं कि सब इंसान यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आ जाए। मेरा ये मानना है कि हर इंसान यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकता, हर इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो पहला काम आपको करना है वो है सेल्फ डायग्नोसिस कि आप यूपीएससी की तैयारी क्यों करना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि वहाँ जॉब कैसे मिलने वाली है, किस तरह का काम आप करने वाले हैं, किस तरह का काम वहाँ होता है। कभी उनके ऑफिस आपने विजिट करे हैं, कोई आपके फैमिली में है जो उस तरह की जॉब में है। तो एक बार सोचने की कोशिश करो। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये बनने के बाद क्या होगा। तो लाइफ को थोड़ा सा बड़ा करके देखने की कोशिश करो। आपकी गर्लफ्रेंड ने, आपके पेरेंट्स ने, किसी ने आपको बोल दिया है, अच्छी बात है, सब लोग अच्छा सजेस्ट करते हैं, लेकिन एक वक्त लो और उसको सोचने की कोशिश करो कि क्या ये लाइफ का पाथ बहुत बेहतर है। क्योंकि आप जितना पहले सोच लोगे लाइफ में उतना आगे आप जा सकते हो। तो पहला काम है सेल्फ डायग्नोसिस। एक बार आपको पता लग गया कि भाई आपको करना है, तब आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए वो आपको देखना है, जो मैं दूसरे स्टेज के तौर पे देखता हूँ। तो किसी के कहने से मार्केट में मत आ जाना। आपके पिताजी को लग रहा है कि बगल वाले से जमीन की लड़ाई है, वहाँ के किसी एसडीएम ने कुछ पावरफुल काम कर दिया तो आपको मन कर रहा है करने का। इस तरह से बहुत बार टाइम वेस्ट होता है और रेयर कहानियों में इस तरह के एग्जाम निकलते हैं ऐसे रैंडम प्लान करने से। पहला है आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका काम क्या है। अगर आपको लग रहा है एग्जाम निकालना है तो बहुत जेनरिक सा एग्जाम होता है, बहुत टफ एग्जाम नहीं होता, लेकिन आपको सही प्लानिंग करनी है। फिर आपको टैलेंट के बारे में देखना है। अगर आपको लग रहा है कि आप 2 घंटे 3 घंटे भी कभी बैठ के पढ़ नहीं पाए हैं, पास्ट में कभी पढ़ा नहीं है, ट्वेल्थ अच्छे से नहीं करा, उसके पहले भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, फिर अचानक से आप पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि आपको बदला लेना है, नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट है एक एप्टीट्यूड का। मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ज़िंदगी का 4-5 साल बर्बाद होगा, आप 5 से 10 लाख लगाएँगे, कोचिंग वालों को देंगे, उससे नहीं होगा। एक बेसिक एप्टीट्यूड होता है, लर्निंग एबिलिटी वाला होता है, जहाँ पे बेसिक मैथ हो गई, रीज़निंग हो गई, आप कोई सब्जेक्ट को कैसे एन्जॉय करते हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जो रियल कॉम्पिटिशन है वो केवल 10% बच्चों के बीच में है। बाकी बहुत सारे ऐसे हैं कि उनको अगर आप मुझे दे देंगे, किसी इंसान को दे देंगे, वो उनसे यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलवा पाएगा। ये एक रियलिटी है। मैं बोल दूँगा लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन रियलिटी यही है, ठीक है? मैं आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला है आप पहले लेवल पे देखें कि आप इस मार्केट में क्यों आना चाहते हैं। दूसरा है आप देखें कि आपके अंदर कौन-कौन सी काबिलियत है कि आप 5 घंटे 10 घंटे बैठ के डेली पढ़ सकते हैं। वो सिलेबस क्या आप पढ़ सकते हैं, नहीं कर सकते, उसके हिसाब से डिसाइड करें। एक बार दोनों स्टेज आपने क्रॉस कर ली कि नहीं मेरा मोटिवेशन भी सही है, मेरे अंदर वो बेसिक स्किल्स हैं कि मैं इम्प्रूव करके एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, वेल एंड गुड। अब आप आ गए हैं तीसरी स्टेज पे जहाँ आपको डिसाइड करना है कि अब तैयारी कैसे करना है। अब इस स्टेज में पहला काम आपको करना है, आपको सिलेबस लेके आना है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ वो एग्ज़ाम की तैयारी जब कर रहे होते हैं, ज़ीरो से ही करते हैं। वो सीधे अपना बैग पैक करते हैं, मुखर्जी नगर आ जाते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर आ जाते हैं, इलाहाबाद आ जाते हैं, कहीं आ जाते हैं। इतना जल्दी में क्यों रहते हैं आप लोग? मतलब शादी करने का प्लान होगा तो सीधे बारात लेके पहुँच जाइएगा। थोड़ा वेट करेंगे, लोग आराम से डिसाइड करेंगे, प्लान करेंगे ना। तो प्लान करते हैं। अब प्लान कैसे कर रहे हैं? आप सिलेबस लेके आए, आपने सिलेबस देखा कि भाई ऐसे-ऐसे सिलेबस है। फिर आपको बातें होंगी बेसिक नॉलेज के बारे में। एक बार आप सिलेबस लाके उसको एक बार देखने की कोशिश करें, फिर आप एनसीईआरटी किताबें लाएँ। मैं ये बोलूँगा बहुत लोग होते हैं कि एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी बहुत नॉलेजेबल हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी लेके आएँ। एनसीईआरटी भी अलग-अलग पार्ट में आप ला सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज़ हैं ज़्यादातर 9 से लेके 12th तक वाली होती हैं, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप 6 से भी पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ये 3 तो मस्ट है, इकोनॉमिक्स का भी पढ़ना है। ये चारों आप लेके आएँगे, पढ़ेंगे। जियोग्राफी वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तो पढ़ना ही है। वो एनसीईआरटी 3-4 महीने लगा के आप पढ़ो पहले।
और वो पढ़ते-पढ़ते आपको लगेगा आपको इंटरेस्ट आ रहा है, समझ आ रहा है। बीच में बहुत बार हो सकता है कि अब आपको लगे कि यार आप तो इस काम के लिए बने नहीं, आप छोड़ के जा सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम छोड़ने का मतलब फेल्योर है। नहीं, स्मार्ट टाइम पे कोई काम छोड़ देना बहुत अच्छा काम होता है। मैं बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स वाले लोगों को जानता हूँ, जो कोई स्पोर्ट्स में थे, उनको लगा इस स्पोर्ट्स में मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा, उन्होंने स्विच करा है। दूसरे में जाके बहुत अच्छा कर दिया। तो उस समय भी आपको 3 महीने बाद लग रहा है कि शायद इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बने, आप स्विच करें। आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप लॉ कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आप बहुत सारे प्रोफ़ेशन में जा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये काम मैं ज़िद करके कर रहा हूँ, वो सब मत करो। मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वही बोलता हूँ जो मैं फ़ील करता हूँ और जो मैंने बताया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको लग रहा है कि यार 3 महीने में ये सब काम मेरे से नहीं हो पाएगा, तो अलग चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मज़ा आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो फिर अब अगले स्टेप की तरफ जाना है। मतलब 2-3 बार मैंने आपको बता दिया कि कब आपको बाहर जाना है, तो बाहर जाने का तरीका आना चाहिए और हमेशा छोड़ना हार नहीं होता। बहुत बार कहीं तलवार लगी हुई है, आप पकड़े हुए हैं, जितना पकड़ोगे उतना कटेगा। तो एक बार आपने डिसाइड करा कि अब आगे भी जाना है, तो अब आपको स्टैंडर्ड किताबें लानी है। हर टॉपिक के हिसाब से अलग-अलग चीज़ों की स्टैंडर्ड किताबें होती हैं। इंडियन पॉलिटी की अलग होगी, लेटेस्ट चीज़ें मार्केट में आती रहती हैं, आप खुद जाके चेक करें। स्टैंडर्ड किताबें कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसमें है कि कंटेंट सही होना चाहिए, कलर बुक्स होनी चाहिए। मैं पहले ही बताता हूँ कि डुअल कोडिंग की वजह से वो किताबें जो थोड़ी कलर्ड होती हैं, अच्छे से अरेंज होती हैं, उसमें आपको ज़्यादा याद होता है। तो आपको सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड किताबें लानी है। पॉलिटी की लाएँगे, हिस्ट्री की लाएँगे, एनवायरनमेंट की लाएँगे, इकोनॉमिक्स की लाएँगे और बहुत बार इकोनॉमिक्स की नहीं भी लाएँगे तो चलेगा। लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटी की स्टैंडर्ड किताबें लाके आपको फिर पढ़ना शुरू करना है। सिलेबस बहुत वास्ट है। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, साइंस एंड टेक भी आना चाहिए। तो एक बार लाके आप फिर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पढ़ना शुरू कैसे करेंगे उसके भी अपने-अपने तरीके हैं जो मैंने पहले आपको एक बताया है कि हाउ टू रीड बुक्स जो 20 लाख वीडियो देखे जा चुके हैं। उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, पहले एक बार मैप करना है, फिर पहली रीडिंग करना है, फिर दूसरी रीडिंग करना है, फिर रिवीजन करना है। ये करते-करते आप थोड़े-से स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, लगभग 6 महीने का वक़्त भी बीत जाएगा तैयारी में। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाने का मतलब है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाके पढ़ने की कोशिश करेंगे कि यार ऑलरेडी मुझे इतनी चीज़ें आ गई हैं, मेरे अंदर नॉलेज आ गया है। अब मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि पहले किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। अब आप लेके आएँगे उन सवालों से डील करने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें ये सवाल आया है, इसको ऐसे करते हैं, ये वाला सवाल आया है, इसको ऐसे करते हैं और अब आपका नॉलेज लेवल थोड़ा-सा बढ़ने लग जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाने की वजह से आपको पता लगने लग जाएगा यार यहाँ से ये सवाल आता है, यहाँ से ये सवाल आता है, तो आपका दिमाग भी नए तरीके से काम करेगा। मैंने पहले क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं बोला? मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि अगर शुरुआत में मैं दे दूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, आपको लगेगा यार आपको तो कुछ आता ही नहीं है। तो एक बार स्टैंडर्ड किताबें पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, फिर वापस जाके स्टैंडर्ड किताबें पढ़ेंगे, फिर बाहर जाके मॉक टेस्ट लगाएँगे और ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। अभी तक ज़्यादातर हमने प्रीलिम्स पे फोकस करा है, लेकिन 7, 8, 9 महीने की तैयारी होने के बाद अगर आपके पास टाइम है, फिर आप मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। अब मेंस के सिलेबस थोड़े से अलग हैं और इस बीच आपको ऑप्शनल भी डिसाइड करना है कि आप ऑप्शनल क्या लेना चाहते हैं, उसके मैं तरीके किसी दिन और बता दूँगा। लेकिन तरीका यही है जहाँ पे आप एक-एक स्टेप लेने की कोशिश करते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं और अभी तक 9 महीने और साल भर की मैंने तैयारी करवा दी है। हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने में आपका प्रीलिम्स आ जाए, पेपर भी दे लें। अभी भी किसी भी ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ी जहाँ पे आपको लगा कि कोचिंग इन चीज़ों की अगर आपको अब लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरा डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा है, मेरे से चीज़ें नहीं हो पा रही, तब आप किसी न किसी की हेल्प ले सकते हैं। मैं एंटी कोचिंग या उस तरह से नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई इंसान खुद से मेहनत करेगा, तो ये एग्ज़ाम ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टफ़ चीज़ें यहाँ पे दी जा रही हैं। तो एक स्टेज हो गई जहाँ पे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिया, फिर से पढ़ के आप मॉक कर रहे हैं। फिर आपको प्रीलिम्स के लिए अलग से प्लान करना है कि प्रीलिम्स निकालने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर कैसे कवर करेंगे, उसके बारे में अलग-अलग स्ट्रैटेजी। न्यूज़पेपर को लेके मेरा है कि शाम को आपको पढ़ना है, नोट्स ज़्यादा बनाने के चक्कर में मत पढ़ना, उन चीज़ों को एन्जॉय करने की कोशिश करना और एक बार आप ये सारी चीज़ें एन्जॉय करने लग जाएँगे, तो आप उस प्रोसेस में आ जाएँगे। फिर आपको टेस्ट लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। राइटिंग ऐसे अच्छे जवाब कैसे लिखते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन अच्छे जवाब लिखने का यही है कि जो भी सवाल पूछा गया है, उसके अराउंड लिखने की कोशिश करें। उसके लिए भी आपको कंटेंट पढ़ना है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। उनमें से पहली मिस्टेक है कि तुरंत कोचिंग जॉइन नहीं करनी, तुरंत मुखर्जी नगर, ओआरएन नहीं आना। आपको टाइम लेना है, पढ़ना है, चेक करना है, ज़रूरत है, तब आपको आना है। दूसरा काम है कि बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं फ़ील करना कि एक ही साल में आपको एग्ज़ाम निकाल देना है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखने की कोशिश करता हूँ, वो जब मुखर्जी नगर, ओआरएन आते हैं तो पहले साल ऐसे लगता है कि बस भैया 1 साल में तूफ़ान मचा देंगे। वो टाइम बाउंड करना कहीं न कहीं आपके ऊपर एक प्रेशर जनरेट करता है और आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवरथिंक करते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें दाँव पे लगा देते हैं।
तीसरा काम है कि अच्छा बैकअप ना होना और ग्रेजुएशन को मिस करके तैयारी करना। मैं बहुत बार देखता हूँ कि मार्केट का तो फ़ायदा है ना कि आप 12th कर रहे हैं, कहीं से 12th कर लिया आपने, आप ग्रेजुएशन में कहीं भी उल्टा-सीधा एनरोल कर दीजिए, आप कोचिंग में एडमिशन लीजिए और फिर पढ़ने की कोशिश कीजिए। आज यूपीएससी और बाकी एग्ज़ाम इस तरह के नहीं हैं कि आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड के बिना एग्ज़ाम निकाल पाएँ। अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने की कोशिश करो, वो पढ़ने की कोशिश करो, तो ये 2-3 मिस्टेक्स मत करना अगर आप लोग यूपीएससी करना चाहते हो। तो ये बेसिक्स है जो 0 से लेके लगभग 9-10 महीने का सफ़र है वो ऐसे तय कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो आप धीरे-धीरे करके सीख जाएँगे। अभी से मैं बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान दे दूँगा तो कुछ मतलब नहीं है। लेकिन मेंस आंसर राइटिंग के भी तरीके होते हैं, एसे राइटिंग के तरीके होते हैं, ऑप्शनल कैसे डिसाइड करते हैं उसके तरीके होते हैं। वो बहुत सारे वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ इस लाइन में, जहाँ पे छोटी-छोटी बातों को हम कनेक्ट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन गोल ये है कि आप खुद की मेहनत से कैसे ये सारे काम कर पाते हैं। मतलब यहाँ पे अभी तक मुझे नहीं लगा कि मेरी भी ज़रूरत है आपको। सही मटेरियल पढ़ना है, उनको बार-बार रिवाइज़ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, मॉक टेस्ट उसके अराउंड अरेंज करना है और पढ़ने की कोशिश करना है और सबसे इम्पोर्टेंट है उसको एन्जॉय करना है। मैंने पढ़ने के तरीके तो बता रखे हैं, तो ये काम अगर आप करेंगे तो 9-10 महीने में इस लायक हो जाएँगे कि खुद से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ और धीरे-धीरे करके प्रीलिम्स से भी अच्छा गया, मेंस अच्छा गया, इंटरव्यू अच्छा गया, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आगे भी जा सकते हैं। तो हम लोग इसी तरह के वीडियोज़ लाते रहेंगे जहाँ पे सिंपल तरीके से मैं आपको बता पाऊँ कि कोई भी काम कैसे करते हैं। अगर आप कॉम्प्लिकेट करते हैं कि यार आपको कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ये सब कहानियाँ हैं, ठीक है। कोई भी आपको जॉब नहीं देगा अगर आपके पास डिग्री नहीं है, काबिलियत नहीं है, कितना भी आपने किसी भी कोचिंग से पढ़ाई करा है या कहीं भी पढ़ाई करना है। खुद से पढ़ने की कोशिश करो, ईमानदारी से चेक करो कि आप इस काम के लिए पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो और वो करने की कोशिश करोगे तो कहीं न कहीं आप ज़्यादा क्लोज़र हो जाओगे। तो इसी तरह के वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। जिसको भी एसे जॉइन करना है टेस्ट सीरीज़ वो यहाँ पे नंबर दिया गया है मैसेज करना। जिसको भी 1 टू 1 मेंटरशिप जॉइन करना है वो यहाँ पे जॉइन कर सकता है। कोचिंग जैसा कुछ नहीं है कि मैं 100 लोगों को सेम चीज़ बता रहा हूँ। पर्सनल मेंटरशिप है, पर्सनल जो टेस्ट सीरीज़ है वो ले सकते हैं। नेट जीआरएफ से रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है या पेपर चाहिए या मटेरियल चाहिए वो मैसेज कर सकता है। और इसी तरह के वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। आपको ये वीडियोज़ कैसे लगते हैं वो कमेंट करके बताना है और आपको कितने साल हो गए यूपीएससी की तैयारी करते हुए, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, वो कमेंट करके बताओ और कमेंट किया करो, ठीक है? मैं कमेंट पढ़ता हूँ फिर उसके हिसाब से वीडियोज़ बनाता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो। जय हिंद।